इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च। जब कारगिल वॉर में अमेरिका ने मदद नहीं की तो भारत ने किया NAVIC डेवलप। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2000 का नोट बदलने में पहचान पत्र को बताया जरूरी, खारिज की याचिका। पीएम दिखाएंगे गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत को हरी झंडी। लमांडिंग में डेमू मेमू शेड का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, आज से 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह। हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। कुकी और मैतेई संगठनों से मिलेंगे गृह मंत्री। केजरीवाल को समर्थन देने पर कांग्रेस की बैठक। खड़गे दिल्ली पंजाब के नेताओं से मिलेंगे, दोनों ने आप के साथ जाने का विरोध किया। मोदी सरकार के आज 9 साल पूरे, सभी राज्यों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री भी लेंगे हिस्सा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, नेशनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग जारी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने मतदान किया है। विधानसभा के तिलक हॉल में किया है मतदान। सीएम योगी ने किया मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मतदान। विधानसभा के तिलक हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मतदान। एमएलसी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मतदान। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी चुनाव को लेकर किया मतदान। विधानसभा के तिलक हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मतदान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? विधानसभा के तिलक हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है और वहां भरत, आपको आवाज आ रही है? भरत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भारत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि तिलक हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान किया है और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मतदान। बता दें आपको कि एमएलसी उपचुनाव के लिए आज मतदान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला। यूपी विधान परिषद यानी कि एमएलसी की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर आज हो रहे मतदान पर टिकी हुई हैं। विधान भवन के तिलक हॉल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर एमएलसी उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है।
सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिलक हॉल पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बता दें कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जहां मानवेंद्र सिंह और पदम सेन चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रामकरण और रामजतन राजभर को मैदान में उतारा है। और ये मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत शेट्टी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भरत, उपचुनाव हो रहे हैं, एमएलसी उपचुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वोट डाला। ने आज वोट डाला है। एमएलसी चुनाव जारी हो चुका है, शुरुआत की है और शाम 4 बजे तक चुनाव चलेगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने अपना मत का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि बीजेपी से मानवेंद्र सिंह और पदम सिंह चौधरी उम्मीदवार हैं। बात करें सपा से रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल उम्मीदवार है। फिलहाल सपा के नेताओं ने बीजेपी जैसे जो वोटिंग की अपील की है तो बात उन्होंने कहा है कि ये यहाँ जिताया जाए। बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपील करी है कि बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार है जिताया जाए। फिलहाल बीजेपी योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, उन्होंने पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। फिलहाल आज ही एमएलसी चुनाव के जो रिजल्ट है वो भी आज आ जाएंगे और नतीजा सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल भरत, अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया पर निगाहें टिकी हुई हैं और सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर से समर्थन मांगा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी चाहती है कि इनके जो उनको तमाम ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले, जिनकी उम्मीदवार उनके जो जीत सके। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय, उन्होंने भी बीजेपी और उनसे ये कहा है कि ये बीजेपी हर तरीके से चुनाव को जीतना चाह रही है, लेकिन न्याय होगा जो चुनाव है जिसका रिजल्ट आएगा सपा के पक्ष में आएगा। ये जो अखिलेश यादव उनको ये उम्मीद है। फिलहाल बीजेपी को एक असर नहीं छोड़ रही है। तमाम जो सहयोगी दल है उनसे उन्होंने अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के जो एमएलसी प्रत्याशी हैं उनको जिताया जाए। बिल्कुल भरत, देखिए एक और सवाल कि कांग्रेस के विधायक वोटिंग में भाग नहीं लेंगे जैसी जानकारी है। फिलहाल इसको लेकर क्या अभी अपडेट मिल पा रहा है कि क्या कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं? अभी जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो अभी वोट नहीं कर रहे हैं। यही जानकारी पहले भी दी गई थी कि कांग्रेस के विधायक हैं वो सब वोटिंग में शामिल नहीं होंगे और तमाम जो छोटे बड़े दल हैं उनके वोट करेंगे और जो अपने मनपसंद जो प्रत्याशी हैं उनको जिताना चाहेंगे। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच में सामने, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे वो बात करें समाजवादी पार्टी की, दोनों आमने सामने दोनों की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन इस समय जो पलड़ा भारी दिख रहा है वो बीजेपी का ही दिख रहा है, क्योंकि तमाम जो सहयोगी दल है बीजेपी के ही समर्थन में इस समय साथ में खड़े हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग, उपचुनाव को लेकर वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको बता दें कि ये वोटिंग जारी रहेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सुबह पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण अखिलेश यादव ने किया माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती है। उस उपलक्ष्य पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। मतदान के बाद स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधान भवन में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है अखिलेश यादव ने। और ये तस्वीरें आपको हम साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने किया माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें आपको कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है अखिलेश यादव ने और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अखिलेश यादव ने मतदान के बाद विधान भवन में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित की है और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सलाउद्दीन भैया थोड़ा खिला दो।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेठी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और इस अवसर पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया है विधान भवन में ही। बिल्कुल अपने मत का इस्तेमाल करते जैसे वो बाहर निकले, उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी अर्पित करी। फिलहाल सब मीडिया से भी बात करके उन्होंने तमाम जो पार्टी थे उनको बीजेपी जो निशाना साधा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हर हालत में किसी न किसी तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कुछ भी कर सकती है और तमाम जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल करके बाहर निकलते हैं और चौधरी सिंह की जो माल्यार्पण वहाँ करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अब विपक्ष के तमाम बीजेपी के नेता उनके सहयोगी हैं और पर भी साधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम जब विजय पाठक की गाड़ी से ओम प्रकाश राजभर विधानसभा पहुंचे थे, उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश ने की सरकार जहाँ पे जिसकी सरकार होती है राजभर उनके साथ होते हैं, पिछला दलित उसके लिए किया है, राम जितने भी राजभर है जो राजभर है वो सरकार की गाड़ी पर ही बैठना पसंद करते हैं। तमाम लेकर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को भी घेरा है और तमाम बातें मीडिया से उन्होंने बात करी है। फिलहाल चुनाव को लेकर ठीक है भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि विधान भवन में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है अखिलेश यादव ने। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जमीनी विवाद में दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष। आपको बता दें कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर किया जानलेवा हमला। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर किया जानलेवा हमला। दोनों भाइयों में बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। छोटे भाई के रोकने पर लोहे की हथौड़ी से किया गया हमला। छोटे भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पचरावा थाना क्षेत्र के कस्बे के कैंथन टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया हमला। बालोद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गुरूर वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथी का विचरण जारी। मंगचुआ परिसर के वन क्षेत्र में मौजूद हाथियों का झुंड। वन विभाग द्वारा देखी गई हाथी की मौजूदगी। वन विभाग द्वारा देखी गई हाथी की मौजूदगी। नगजर सहित कुल 8 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। गुरूर वन परिक्षेत्र में हाथी का विचरण जारी। मंगजुआ परिसर के वन क्षेत्र में मौजूद हाथियों का झुंड। वन विभाग द्वारा देखी गई हाथी की मौजूदगी। नगझर सहित कुल 8 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। मंगचुआ क्षेत्र में हाथी विचरण करते पाए गए। वन विभाग के ही लोगों ने देखा हाथी को विचरण करते हुए। फिलहाल गांव में अलर्ट जारी किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के 9 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। कार्यकर्ताओं के अनुसार बीजेपी से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा है
और ये पूरा मामला रामानुजगंज विधानसभा का है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन में गए हुए थे। वहीं बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह से बातचीत की। कार्यक्रम को से प्रभावित होकर आदरणीय भूपेश बघेल की कार से प्रभावित होकर जनता के भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस भाजपा के नेता थे, रामलाल जी, विश्वनाथ यादव जी, अलमपुर ठाकुर जी, उदय कुमार ठाकुर जी, देवेंद्र यादव जी, वासुदेव यादव जी, राम नरेंद्र मरकाम जी, आलोक यादव जी, श्रवण यादव जी, और 9 कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। हमको उम्मीद है कि ये बहुत मिलकर अच्छे काम करेंगे और हमारे पुराने और नए कार्यकर्ता मिलकर गांव के विकास के लिए अच्छे काम करेंगे। खबर बलरामपुर से, जहां पर जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लगातार सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। बता दें कि शंकरगढ़ के जोकापाट में उन्होंने समाधान शिविर के माध्यम से ग्रामीणों से मुलाकात की है। दरअसल कुछ माह पहले विधायक तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत उनके पास जितनी भी समस्याएं थी, उनको लेकर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं की जानकारियां ली। साथ ही संबंधित कर्मचारियों के बचे हुए समस्याओं का समाधान तत्काल करने का निर्देश दिया। हो गया लंगड़ी भूखा खबर कोंडा गांव से है, जहां पर जिला मुख्यालय के कोर्ट परिसर में आपको बता दें कि संचालित परिवार न्यायालय के गार्ड ड्यूटी रूम में एक आरक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृत आरक्षक जितेंद्र पटेल मूल रूप से कांकेर जिले का रहने वाला है। आरक्षक की अनुकंपा पर नियुक्ति हुई थी। वहां वर्तमान में कोंडा गांव के जिला बल का सिपाही पुलिस लाइन में पदस्थ रहते हुए कोर्ट में ड्यूटी कर रहा था। बताया जा रहा है कि 1 माह पूर्व ही आरक्षक कोंडा गांव की मसोरा ग्राम पंचायत में उसकी शादी हुई थी, जिसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। मौके पर कोंडा गांव कोतवाली पुलिस से पहुंचकर जांच पड़ताल की। अब तक घटना का कारण पता नहीं चल पाया है। आज पुलिस को एक सूचना मिली, जिसमें हमारा आरक्षक है, जो आरक्षक क्रमांक 802 जितेंद्र पटेल, उसके साथी आरक्षक जो गार्ड ड्यूटी कर रहे थे परिवार न्यायालय में, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से हमें बताया कि ये गार्ड ड्यूटी पे आया था जितेंद्र पटेल, और कुछ देर बाद अपने रूम में गया और उसके बाद अपनी राइफल से सुसाइड कर लिया। इस पर मौके पर पुलिस जांच कर रही है, FSL की टीम भी आ गई है और पंचनामा की कार्रवाई करके PM रिपोर्ट आएगा तो स्पष्ट रूप से आपको बता पाएंगे मामला। खबर मनेंद्र से है, जहां पर MCB जिले के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र वार्ड क्रमांक 13 में नई सब्जी मंडी के पास बीती रात एक 35 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। सूचना मिलते ही मनेंद्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। प्रार्थी श्याम बिहारी थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन कराया है कि इसका लड़का दूसरी पत्नी रखा था, जिसको किराए में सब्जी मंडी में उसका लड़का रख के गाड़ी चलाने के लिए झारखंड चला गया था। वो कल दिनांक 27/5/23 को शाम 4 बजे पानी आ रहा था, उस समय दिखी थी, इसके बाद नहीं दिखी थी। जब सुबह प्रार्थी जाके देखा तो वो अपने गली घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो किस तरह की आगे कार्रवाई करेगी पुलिस? अभी मर्ग पंचनामा ले लिए हैं और प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या लग रहा है, जांच पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसमें दूसरी पत्नी वजह है हत्या का या फिर? नहीं, ये नहीं कह सकते। पहली पत्नी वो झारखंड में रहती है, दूसरी पत्नी बना के यहाँ रखा है, ऐसा उसका पिता का कहना है।
खबर पुणे से है, जहां पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र पर फोकस किया है। पार्टी की ओर से पार्टी को बढ़ाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। स्वराज्य यात्रा से पार्टी मजबूत होगी। खासतौर पर यात्रा एनसीपी के गढ़ और शरद पवार के बारामती लोकसभा क्षेत्र में हजारों समर्थकों के साथ प्रवेश कर चुकी है। आपको बता दें कि सोलापुर जिले के पंढरपुर से शुरू हुई स्वराज्य यात्रा 6 जून को छत्रपति साहू जी महाराज की समाधि पर रायगढ़ पहुंचेगी। यात्रा बारामती लोकसभा क्षेत्र के इंदापुर पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी की भूमिका को गांव-गांव ले जाने के लिए स्वराज्य यात्रा आयोजित की गई है। ये यात्रा महाराष्ट्र के 7 जिलों से होकर गुजरेगी और कुल 782 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा के दौरान कई ग्राम सभाएं भी होंगी। ये जो रैली है आम आदमी पार्टी निकाल रही है महाराष्ट्र में, ये रैली कल पंढरपुर से शुरुआत हुई, जहां हमने विठू माऊली का आशीर्वाद लिया। उस आशीर्वाद के तौर से यहां से निकलते करीबन 800 किलोमीटर होते वो करीबन रायगढ़ में 10 दिन बाद पहुंचेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे मन में जो स्वराज्य की भावना है उसके लिए हमें विठू माऊली का आशीर्वाद मिले। उसके बाद हम वहाँ से जहाँ से बत्ती स्थल है वहाँ से लेते हम 36 स्थल तक जाने वाले हैं। और ये आम आदमी पार्टी जो है जनता की आवाज़ जो है, जनता तो समझेगी, जनता की आवाज़ उठाएगी। इस काम के लिए ये यात्रा पूरी पश्चिम महाराष्ट्र जो अपना है वहीं से निकल रही है। केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सम्मान समारोह को लेकर 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया। ग्राम के विकास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताना और विकास में सहभागी बने पुजारी मांझी चौलकी कोटवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका राजीव गांधी युवा मतदान क्लब की सहभागिता पर उन्हें सम्मानित किया गया। अनोखे अंदाज के लिए मशहूर विधायक संतराम नेताम स्वयं भीड़ के बीच पहुंचकर भोजन प्लेट, शरबत, साड़ियां, अन्य सामग्रियां वितरित करते नजर आए। खरीफ की फसल से पहले की तैयारियां किसानों ने शुरू कर दी है। खेतों के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगाई जा रही है, जबकि ऐसा करना खेती के लिए नुकसानदायक है। खरपतवार को जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व तो जल जाते हैं, वहीं जमीन के कीट जो बरसाती फसल के लिए लाभदायक होते हैं वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। इससे फसल को नुकसान होता है। ये जानकारी किसानों को नहीं है। किसानों को खरपतवार या फिर पराली के जलाने से होने वाले नुकसान से अवगत कराने के लिए अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि मैदानी स्तर पर कोई प्रयास नहीं करते और यही वजह है कि क्षेत्र के खेतों में इन दिनों आग अधिक लगाई जा रही है। रबी की फसल की कटाई के बाद बचे हुए पैरों को किसानों द्वारा आग लगाकर नष्ट किया जा रहा है, जबकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार खेतों में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना गौठनों का पैरा ले जाकर पशुओं के लिए चारा बनाने से लेकर पैरे से तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन शासन के अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बात करेंगे कांकेर जिला मुख्यालय से महज आपका लगा हुआ पंडरी पानी से आगे सरंगपाल रोड में हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ खेतों में आग लगाया जा रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौठान योजना चालू किए हैं, जिसमें पैरा बेचने की जो योजना है उससे क्या है पशुओं को चारा मिलेगा और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको रोजगार मिलेगा और पैरा से जो उनका पशुओं के लिए चारा बनाया जाएगा। अनेकों योजना जो है गौठान योजना के तहत पैरा को लेकर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे फसलों के जो पैरा दिख रहा है आपको, उस पैरे पे आग लगाया जा रहा है और जितना ये जो धुआं जो उड़ रहा है, ये जो प्रकृति है इसको कितना नुकसान किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आग का जो भवंडर यहाँ पे दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान भी करेगा और क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में आग फैलता है और अगल बगल जंगल भी है और जंगल में अगर आग लगेगा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। और यहाँ पर जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो भी इसके देखकर यहाँ से लोग यहाँ से गुजरते कि हाईवे का रास्ता ही ये आपका नरहरपुर के लिए जाते हैं और हाईवे का रास्ता है, नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है ये। और मेरे पीछे जिस तरीके से धुआं उड़ रहा होगा, धुआं का जो गुब्बारा उड़ रहा है, यह भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान देगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इनको रोकने के लिए अगर किस तरीके से जिला प्रशासन हो चाहे अधिकारी हो, कि किस तरीके से पहल करेंगे जिससे कि यहाँ पे किसान जागरूक हो और ये खेतों को जो आग लगाया जा रहा है वो ना लगाएं। विकासम भोरे।
प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास दौरे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कोरबा में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने शराबबंदी कराने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारत सरकार के शहरी विकास, आवासन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय मंत्री सम्मानित श्री हरदीप सिंह पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी, प्रदेश के अंदर एक चौथे स्तंभ के रूप में प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया के माध्यम से 25 करोड़ जनता को देश और दुनिया की समाचारों से अवगत कराने वाले हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित संपादक और विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस संवाद कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, जिन्होंने अभी अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको यहाँ पर आप सबके सामने न केवल प्रस्तुत किया है, बल्कि आप सबके सामने उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध भी करा दी गई होगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप उसको एक बार अवलोकन करेंगे तो पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदली हुई परिस्थितियां हम न केवल महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में अलग अलग सेक्टर जो अभी भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से हम लोगों के संज्ञान में ना आया हो, या किन्हीं कारणों से आप लोगों ने या किसी ने उसको टच करने में थोड़ा कहीं भी अगर वो हुआ हो, तो उसको फिर अलग से आप नए सिरे से उसको आम जन तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। मित्रों, बहुत बार मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले 9 वर्ष का जो एक कालखंड है, यह एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। नए भारत का दर्शन अगर आप देखेंगे 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर एक खड़ा है। एक, वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ा मान। आज वैश्विक स्तर पर आप देख सकते हैं भारत को किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की यात्रा का यह दृश्य आप सबके सामने होगा। पापुआ न्यू गिनी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां गए तो वहां के
प्रधानमंत्री द्वारा, वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर छू करके उनका अभिनंदन किया। प्रोटोकॉल तोड़ करके देर सायंकाल स्वयं अगवानी के लिए आए। यह पहली बार हुआ है जब किसी संप्रभु राष्ट्र द्वारा, वहां के किसी राष्ट्र प्रमुख द्वारा दूसरे अपने समकक्ष राष्ट्र प्रमुख का अभिनंदन इस रूप में किया जा रहा हो। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और इस दौरान आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को भी सुना होगा, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति व्यक्त किए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के द्वारा जो शब्द व्यक्त किए गए कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ लेने का, यानी यह वैश्विक स्तर पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का बल्कि भारत की 140 करोड़ आबादी का सम्मान बढ़ा है। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल आज पूरे हो गए हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो या देश के अंदर नक्सल और माओवादी हिंसा से प्रभावित राज्य और क्षेत्र, यानी उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगभग सफलता प्राप्त की जा चुकी है। सुरक्षा के साथ साथ देश के नागरिकों के मन में एक विश्वास, एक नई आस, एक नया विश्वास पैदा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वह आस और विश्वास का परिणाम आज भारत के अंदर 40 करोड़ जनता के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो। कोई सोचता था एक गरीब के लिए एयर कनेक्टिविटी आसान होगी। आज उड़ान योजना के बारे में जब माननीय श्री पुरी जी यहां पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे तो आपके सामने कितना, यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट और मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। यानी यह एक नया हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वाटरवे, रेलवे, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है यह अभूतपूर्व है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, मेट्रो का एक नया संजाल बिछा है। यहां पे विस्तार से आपके सामने माननीय पुरी जी ने अपने भाषण में यहां पर अपने संवाद कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत किया। रैपिड रेल
दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसका फर्स्ट फेज इसी जून महीने में तैयार होने वाला है। कितने आसानी से इस व्यवस्था को देश के अंदर क्रिएट किया गया। पोर्ट का निर्माण, नए नए पोर्ट बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं, फ्लोटिंग जेटी का निर्माण करके वाटरवे का कैसे उपयोग किया जा सकता है। यूपी जैसा लैंड लॉक्ड स्टेट भी वाटरवे का लाभ ले रहा है। वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच में कार्य क्रियाशील हो चुका है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य हुए, एम्स बने। कोई सोचता था आजादी के बाद 70 वर्षों में मात्र 6 एम्स बने, आज 22 से अधिक एम्स का निर्माण भारत के अंदर हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ पूरा देश जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, आईआईटी, आईआईएम उन सभी क्षेत्रों में बढ़ाए गए जिनके लिए कोई कल्पना नहीं करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसने देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत को, हर तबके के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देने का कार्य किया। और चौथा इसका पक्ष है, वह है गरीब कल्याण का। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उसमें जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं। एक एक योजना जनधन अकाउंट से प्रारंभ हुई योजना है, कितना विस्तार लेती है। लोग सोचते थे देश के अंदर 45 करोड़ से अधिक ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। और मित्रों, जनधन अकाउंट के माध्यम से जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला, यानी 48 करोड़ लोगों का देश के अंदर एक एक अकाउंट खोले गए। यानी इतने लोग ऐसे थे जिनके आजादी के बाद अपने स्वयं के अकाउंट बैंक में नहीं थे। और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लाभ लिया। उत्तर प्रदेश में 8.5 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक के अकाउंट खोले गए इस दौरान। जनधन अकाउंट का परिणाम है डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी का लाभ आज हर व्यक्ति ले पा रहा है और भ्रष्टाचार पर प्रहार का यह सबसे बड़ा माध्यम बना। यह सबसे बड़ा प्रहार का उसका लाभ मिला। दूसरा, एक एक स्कीम किस रूप में, यानी कोरोना कालखंड में तो इन जनधन अकाउंट का लाभ सर्वाधिक हर गरीब, हर किसान, हर श्रमिक ले आई। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड के दौरान कैसे हम लोग इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक एक क्लिक में 2,63,00,000 किसानों तक पीएम किसान योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा था। एक क्लिक में 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं, उन लोगों तक उनको प्राप्त होने वाले सिलेंडर का दाम उनको प्राप्त हो रहा था। एक क्लिक में पेंशन के लाभार्थी, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा था। एक क्लिक में महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। ये सभी चीजें उस रूप में मिल रही थी। और एक एक योजना कैसे स्वावलंबन का आधार बनती है। खासतौर पर पीएम आवास योजना को अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में
मित्रों, 54 लाख गरीबों को एक एक आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 54 लाख। पूरे देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे, और उनमें 54 लाख गरीबों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। शौचालयों का निर्माण, अगर आप देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ने अभी आपने देखा होगा कि यहां पर माननीय केंद्रीय मंत्री जब अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने उस समय इस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था कि WHO की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण 3 लाख लोगों की जान बची है। और स्वच्छ भारत मिशन का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिणाम था? 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के तो शौचालय बनाए गए यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसमें भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन का रूप लेने का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिसमें गोरखपुर, बस्ती कमिश्नरी, देवीपाटन कमिश्नरी ये प्रमुख रूप से इसकी चपेटे में थी। 40 वर्ष में 50,000 मौतें जिस बीमारी के कारण हुई हो, आज वह बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। यानी स्वच्छ भारत मिशन किस रूप में प्रभावी हुई है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना, क्या कोई कल्पना करता था ये मिशन मोड पर भी कोई एक कार्यक्रम अभियान चलेगा जिसमें हर परिवार को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में सरकार योगदान दे पाएगी? पहले तो पिक एंड चूज होता था, सबके लिए योजना बन जाए, ये कल्पना थी। पिछले 9 वर्ष के अंदर 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, और उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 18 लाख घरों में नल से जल हम दे चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। लगभग हर राजस्व गांव की हमने मैपिंग कर ली है, उसकी DPR बना ली है, और उन सभी, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों हो या शहरी क्षेत्रों हो, उनमें या तो घर घर नल की योजना लागू हो चुकी है या फिर लागू करने की तैयारियां उसमें युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रदेश के अंदर प्रधान उज्ज्वला योजना में स्वस्थ ईंधन की जब हम बात करते हैं, पहले ईंधन के लिए व्यक्ति को भटकना पड़ता था। लकड़ी, गांव में लकड़ी ढूंढने के लिए जाते थे, गोबर के कंठों के लिए ढूंढने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन और कोयले को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इनसे होने वाला प्रदूषण अलग, बरसात हो गई, भीग गया तो परिवार को भूखो रहना पड़ता था। स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था पहली बार देश के अंदर, और जहां 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को देश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित करने का काम भी किया गया। स्ट्रीट वेंडर कोई पूछता ही नहीं था। पटरी व्यवसायी, देश के अंदर अगर 34 करोड़ 45 लाख स्ट्रीट वेंडर इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, तो मित्रों उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से 11,94,000 स्ट्रीट वेंडर यानी पटरी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले लाभार्थियों को PM स्वनिधि योजना में, इस योजना के माध्यम से
उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य बैंकों से किया गया। पीएम स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद हुआ करते थे, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसके बारे में भी कभी उसको। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 117 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे, जिनमें 4 नेपाल के से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, और 4 जनपद चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। ये 8 जनपद थे, जिन 8 जनपदों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया था, और इनके पैरामीटर बहुत पीछे थे, इसमें सभी में बहुत पीछे थे। आज ये सभी देश यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी आकांक्षात्मक जनपद सामान्य विकास की दर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहां पर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है, और उत्तर प्रदेश ने अब 8 आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर भारत सरकार ने 500 विकास खंडों को, उत्तर प्रदेश 100 विकास खंडों को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है, और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य, यह भी उत्तर प्रदेश और देश यानी देश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। मित्रों, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि देश के अंदर लगभग 50 करोड़ लोग, यानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, 50 करोड़ लोग इससे कवरेज हो रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से, चाहे वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की हो, या फिर उसी तर्ज पर हम लोगों ने जो कुछ छूटे हुए लोग थे उनके लिए भी योजना बनाई है, ये सभी मिलकर के लगभग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देश के अंदर इसका कवरेज जो लाभार्थी हैं 13 करोड़ 53 लाख हैं, तो उसमें से 1 करोड़ 46 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भी जो सहायक उपकरण और पेंशन की सुविधा है, वह देश के अंदर 24,45,000 है, तो उसमें 2,76,000 उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, किसानों के बारे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है, छोटी जोत का है। उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55 करोड़ 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है। इसमें 6,000 रुपए सालाना भारत सरकार प्रत्येक किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ऐसे ही विभिन्न योजनाओं में एमएसपी का लाभ किसानों को प्राप्त हो, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य है, या फिर अन्य वे तमाम योजनाएं जिसमें कृषि क्षेत्र हो या नारी सशक्तिकरण का कार्य हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं ने नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो युवा पीढ़ी के लिए भी उन्हें मिशन रोजगार के साथ जोड़ने और मिशन रोजगार के माध्यम से उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी इन 9 वर्षों के अंदर तेजी से देखने को मिला है। आपने देखा होगा अनेक योजनाएं चली, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, ये सभी योजनाएं हमारी युवाओं के उत्थान के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की योजना, स्किल मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रम किस मजबूती के साथ देश के अंदर हुए हैं। अकेले पीएम कौशल विकास योजना में 1,37,00,000 लोग प्रशिक्षित हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना में हम लोग अब तक 16,86,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर इस दौरान 390 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश ने भी इस दौरान 10 से अधिक विश्वविद्यालय गवर्नमेंट सेक्टर में और निजी क्षेत्र में भी लगभग 27 विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग हम लोगों ने प्रशस्त किया है। प्रदेश के अंदर अगर हम अन्य क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर एक बड़ी संख्या ऐसी है गांवों की जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब जहां पे डिजिटल इंडिया का लाभ गांवों के अंदर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन उन्हें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर अपने खेत से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए कोई भी डॉक्यूमेंट लेना हो, वह अपने गांव के ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन से इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश अब तक लगभग अपने 56,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका है और ज्यादातर बन चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी तैनाती वहां कर दी गई, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की भी तैनाती वहां कर दी गई, जो बैंकों का लेन देन का काम गांव में, हर गांव में बैंक। यह आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।